सिनेमा डायरी में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सच्ची घटना पर आधारित मूवी कौन टिकी। ये कहानी बताती है कि इंसान में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो एक बांस की राफ्ट से समंदर पार किया जा सकता है। फिल्म के अंत में घटना के ओरिजिनल वीडियोस भी दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत सन 1920 में नॉर्वे से होती है, जहां हम कहानी के मुख्य किरदार थॉर को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ खेलने आया है। वे लोग पानी के भीतर दो आइस क्यूब देखते हैं, जिसमें से एक आइस क्यूब पर आरी रखी हुई है। तो थॉर आरी लेने के लिए आइस क्यूब पर छलांग लगाता है। उसके सारे दोस्त उसे मना करते हैं, पर वह कूद जाता है और थॉर का पैर फिसल जाता है। वह ठंडे पानी में डूबने लगता है, लेकिन तभी उसका एक दोस्त थॉर को पानी से निकालकर उसकी जान बचाता है। जब थॉर को घर लाया जाता है तो उसके मॉम डैड उसे बहुत डांटते हैं। अब हमें सन 1937 का समय दिखाया जाता है। थॉर अब बड़ा हो चुका है। वह पिछले कुछ सालों से पोलिनेशिया आइलैंड पर रहता है। दरअसल थॉर यहाँ रहने वाली ट्राइब्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री लिख रहा है। पोलिनेशिया प्रशांत महासागर में स्थित एक विशाल द्वीप है, जो हजारों छोटे और बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोग सदियों से समुद्री यात्रा करने और दूर दूर तक बसने में माहिर रहे हैं। फिर एक दिन थॉर आइलैंड पर रहने वाले एक बूढ़े आदमी से मिलता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारे पूर्वज कहाँ से आए थे और वो लोग इस आइलैंड तक कैसे पहुँचे। तो वह बूढ़ा आदमी पूर्व दिशा की तरफ इशारा करके कहता है कि सब कुछ पूर्व से ही तो आता है, जैसे सूरज की रोशनी और हवा। हमारे देवता कॉन्टिकी हमें इस आइलैंड पर लेकर आए थे। उन्होंने हमें पूरब से पश्चिम तक पहुंचने की दिशा दिखाई। हालांकि पूरी दुनिया भी यही मानती है कि आज से 1500 साल पहले पोलिनेशिया आइलैंड पर जो लोग आए थे वो एशिया के मूल निवासी है। लेकिन थॉर को इस थ्योरी पर विश्वास नहीं है। उसका मानना है कि पोलिनेशिया के लोग एशिया से नहीं बल्कि साउथ अमेरिकन है। फिर वह बूढ़ा आदमी उन्हें एक मूर्ति दिखाता है जो कबीले के देवता कॉन्टिकी की है। अब थॉर अपनी 10 साल की थीसिस लेकर सन 1946 में न्यूयॉर्क आता है। वह अपनी थ्योरी में यह साबित करना चाहता था कि पोलिनेशिया आइलैंड के लोग साउथ अमेरिकन है, लेकिन कोई भी पब्लिशर उसकी यह बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि आज से 1500 साल पहले साउथ अमेरिकन के पास ना तो कोई ऐसे जहाज थे, ना ही किसी तरह की कोई बोट्स हुआ करती थी। इसलिए उसकी इस थ्योरी पर कोई भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि समुद्र में 800 माइल का इतना लंबा सफर तय करना नामुमकिन है। लेकिन थॉर दावा करता है कि वे लोग राफ्ट से आए थे। इस बात पर पब्लिशर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है, तुम अगर पेरू से पोलिनेशिया तक राफ्ट से जाओ और तुम पहुंच गए तो तुम्हारा थीसिस पब्लिश करने की जवाबदारी मेरी, क्योंकि पब्लिशर को पूरा यकीन था कि कोई भी इंसान 8000 माइल जितना सफर राफ्ट से तय नहीं कर सकता। लेकिन थॉर को अपनी थ्योरी पर पूरा विश्वास था और वह किसी भी कीमत पर इसे सही साबित करना चाहता था। लेकिन इस काम को करने के लिए उसे काफी पैसों की जरूरत पड़ने वाली थी। वह कुछ लोगों से एक बार में मिलता है। ये वो लोग हैं जो समुद्र में काफी समय बिता चुके हैं। थॉर उन्हें राफ्ट का स्केच ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता है कि जिसके जरिए वे लोग 8000 किमी का यह सफर तय करेंगे। तभी उनमें से एक शख्स कहता है कि मैंने नॉर्थ अटलांटिक में 22 दिन बिताए हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि एक राफ्ट के जरिए इतना लंबा सफर तय करना नामुमकिन है, क्योंकि जिन लकड़ियों को तुम रस्सी से बांधोगे वह कुछ ही दिनों में गलकर टूट जाएगी और ऐसा करना सरासर आत्महत्या करना होगा। इसलिए हम में से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं आएगा। लेकिन इस बार में एक और भी शख्स बैठा था जो थॉर की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वह उस स्केच को लेकर थॉर के पास आता है और कहता है कि इस सफर में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा नाम हरमन है और मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन फिलहाल रेफ्रिजरेटर बेचता हूँ। हालांकि ये दोनों जानते थे कि उनमें से कोई भी सेलर नहीं है, लेकिन थॉर को अपनी टीम का पहला साथी मिल जाता है। थॉर और हरमन दोनों को ही तैरना नहीं आता, लेकिन थॉर अपनी 10 साल की मेहनत यूं ही बेकार नहीं जाने दे सकता, इसलिए वह नहीं रुकता। अब अगले दिन थॉर और हरमन पेरू पहुंचते हैं, जहां उनकी टीम में 3 और लोग शामिल हो जाते हैं। इनमें से एक थॉर के बचपन का दोस्त भी था, जिसने पानी में डूबने से उसकी जान बचाई थी, जबकि बाकी के 2 लोग रेडियो ऑपरेटर और नेविगेटर होते हैं। जिसके बाद थॉर उन्हें एक नक्शा दिखाता है और बताता है कि हम इन लकड़ियों की मदद से एक राफ्ट तैयार करेंगे
जिसके अंदर सेम मेथड और मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा जैसा कि आज से 1500 साल पहले टिकी ट्राइबल्स के लोग किया करते थे। क्योंकि अगर हमने इस राफ्ट को बनाने में किसी भी मॉडर्न चीज का इस्तेमाल किया तो हमारी थ्योरी गलत साबित हो जाएगी। हालांकि उन्हें राशन और कुछ जरूरी चीजों को जुटाने के लिए अभी भी काफी पैसों की जरूरत थी। इसलिए थॉर एक बिजनेसमैन से मिलने जाता है और बताता है कि हम लोग राफ्ट के जरिए 8000 किमी का सफर तय करने वाले हैं ताकि हम साबित कर सके कि पोलिनेशिया आइलैंड के लोग साउथ अमेरिका से आए थे, ना कि एशिया से। हालांकि इस आदमी को भी यह सफर नामुमकिन लगता है, लेकिन वह थॉर पर यकीन करके उन्हें फंडिंग दे देता है, जिसके बाद उन्हें इनकी जरूरत का सभी सामान मिल जाता है। साथ ही यह खबर अखबार में भी छप जाती है। थॉर 8000 किमी का सफर बांस के राफ्ट से तय करने वाला है, जिससे प्रभावित होकर एक शख्स थॉर की टीम में शामिल होने के लिए आता है, जो कि एक फोटोग्राफर है। वैसे भी थॉर को सफर का रिकॉर्ड करने के लिए एक फोटोग्राफर की जरूरत थी। अब अगले कई दिनों तक सब लोग मिलकर राफ्ट बनाने में जुट जाते हैं। जब उनकी राफ्ट पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो थॉर जाने से पहले अपनी पत्नी से बात करता है, जो उसके इस सफर पर जाने से काफी नाराज थी, क्योंकि उसे डर था कि शायद थॉर इस मुश्किल सफर के बाद कभी वापस नहीं लौटेगा। अब 28 अप्रैल सन 1947 के दिन यह लोग राफ्ट को पानी में उतारते हैं और जहां उनका हौसला बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद इनकी राफ्ट को एक बोट से खींचकर बीच समुद्र में छोड़ दिया जाता है, जहां थॉर और उसके 5 साथी लगभग 100 दिनों का ये लंबा सफर तय करने वाले थे। इस राफ्ट पर खाने पीने का कुछ सामान, एक सेफ्टी बोट और एक रेडियो होता है, जिनका इस्तेमाल ये लोग इमरजेंसी में करेंगे। थॉर अपनी इस राफ्ट का नाम टिकी रखता है। अब ये लोग धीरे धीरे अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। अब जब एक रात ये सब लोग सो रहे थे तो समंदर में तेज बारिश के साथ भयंकर तूफान आता है, जिसके बाद थॉर सैल को नीचे खींचने के लिए डेक पर जाता है, लेकिन एक तेज झटके के साथ वह पानी में गिर जाता है। थॉर को तैरना भी नहीं आता, इसलिए वह डूबने लगता है, लेकिन समय रहते उसके साथी उसके पानी से बाहर निकाल लेते हैं और उसकी जान जाते जाते बच जाती है। अब अगली सुबह जब सब लोग नींद से जागते हैं तो देखते हैं कि इनकी राफ्ट काफी हद तक टूट चुकी है, जिसे यह लोग वापस ठीक करने में जुट जाते हैं। अब इस राफ्ट पर सफर करते हुए इन्हें कई दिन बीत चुके थे और सफर के साथ इनके चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे थे। फिर एक दिन इन्हें बहुत बड़ी व्हेल दिखाई देती है और जब वह इनकी राफ्ट के नजदीक आती है तो थॉर उसे कैमरे में शूट करने लगता है, लेकिन उसका साथी हरमन इतनी बड़ी मछली को देखकर डर जाता है और उसे लगता है कि व्हेल उनकी राफ्ट को पलट देंगी, इसलिए वह हार्पून से व्हेल पर हमला कर देता है। लेकिन हार्पून में रस्सी बंधी होने की वजह से राफ्ट गोल गोल घूमने लगती है। तभी इनका एक साथी एरिक पानी में गिर जाता है, लेकिन वह किसी तरह तैरकर ऊपर आ जाता है, जिसके बाद एरिक और हरमन के बीच बहस होती है, लेकिन थॉर उन्हें शांत करवाता है। फिर अगले दिन हरमन देखता है कि राफ्ट की एक रस्सी खुल गई है। जब वह लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा पानी में फेंकता है तो वह किसी पत्थर की तरह टूट जाता है, जिसका मतलब है कि जो लकड़ियां है वो पानी को सोख रही है। फिर थॉर अपने एक साथी को राफ्ट के नीचे भेजता है। चेक करने पर पता चलता है कि ज्यादातर रस्सियां गलकर टूट गई है। तभी अचानक वहाँ शार्क आ जाती है, लेकिन बेंट जल्दी से ऊपर आ जाता है। अब हरमन जो काफी डरा हुआ था वह कहता है कि हमें जल्दी से कुछ करना होगा, वरना हम सब के सब डूब कर मर जाएंगे। फिर ये लोग रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका रेडियो भी खराब हो गया है। फिर कैमरामैन सेफ्टी बोट में बैठकर राफ्ट से दूर जाने लगता है ताकि वह इस सफर को कैमरे में कैद कर सके। हालांकि यह बात वह अच्छे से जानता था कि शार्क उस पर कभी भी हमला कर सकती है, लेकिन वह यह खतरा मोड़ लेता है। अब जब वह राफ्ट की तस्वीर ले रहा था तभी एक शार्क उसके नजदीक आ जाती है और इससे पहले कि वह उस पर हमला करती वे लोग उसे राफ्ट पर खींच लेते हैं। लेकिन हरमन काफी उदास था, उसे डर सता रहा था कि राफ्ट टूटने वाली है, क्योंकि जिन रस्सियों से वह बंधी हुई थी वह गलकर टूट चुकी है। तभी उनका पालतू तोता उड़कर पानी में चला जाता है और एक शार्क उसे भी खा जाती है। इस बात से तोते का मालिक बहुत गुस्सा हो जाता है और जिस शार्क ने उसके तोते को खाया था वह उसे पूंछ पकड़कर राफ्ट के ऊपर खींच लेता है और लगातार चाकू से हमला करके उसे मार देता है। लेकिन जब खून पानी में जाता है
तो बहुत सारी साजिशें मंडराने लगती है। तभी हरमन, जो पहले से ही काफी डरा हुआ था, बॉक्स लेकर आता है जिसके अंदर मॉडर्न मटेरियल से बनी हुई वायर रखी थी। हरमन कहता है कि हमारे बचने का बस यही एक तरीका है, अगर हमने इस राफ्ट को तार से नहीं बांधा तो हम सब डूब कर मर जाएंगे। लेकिन थॉर को पूरा यकीन था कि उनकी ये राफ्ट नहीं डूबेगी, क्योंकि उन्होंने इस राफ्ट को ठीक वैसे ही बनाया था जैसे 1500 साल पहले टिकी ट्राइब्स के लोग बनाते थे। इसलिए हम यह सफर बिना किसी आधुनिक चीज के इस्तेमाल किए बिना पूरा करेंगे। जिसके बाद थॉर उन वायर्स को पानी में फेंक देता है, पर तभी हरमन का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। जिसके बाद उसके चारों ओर शार्क आ जाती है। हरमन को भी तैरना नहीं आता था, इसलिए वह खुद से राफ्ट तक नहीं आ सकता था। फिर ये लोग जल्दी से उसकी तरफ रस्सी फेंकते हैं, लेकिन हरमन इसे भी नहीं पकड़ पाता। फिर उनका एक साथी शार्क का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा साथी रस्सी के साथ पानी में कूद जाता है और हरमन को बचाकर वापस राफ्ट पर ले आता है। जिसके बाद हरमन सबसे माफी मांगता है। अब इस तरह के उतार चढ़ाव के साथ थॉर की टीम आगे बढ़ रही थी। तभी उनका नेविगेटर एरिक बताता है कि हम पोलिनेशिया के सही रास्ते पर है और लगभग 5000 किमी तक का सफर तय कर चुके हैं। इस बात की खुशी थॉर के लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि जल्द ही ये लोग अपनी मंजिल के करीब होंगे। अब इनका रेडियो भी ठीक हो जाता है, जिसके जरिए ये लोग अपने सफर के बारे में संदेश भेजते हैं। जब पूरी दुनिया को यह खबर मिलती है तो सब बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि थॉर और उसके क्रू मेंबर्स वो काम करने वाले थे जो दुनिया के लिए नामुमकिन था। अब 7 अगस्त सन 1947 का समय दिखाया जाता है और आज इन लोगों को पोलिनेशिया के सफर पर निकले हुए 101 दिन बीत चुके हैं। इतने लंबे सफर में इनकी दाढ़ी और बाल भी काफी बढ़ चुके थे। फिर एक सुबह थॉर को आसमान से उड़ता हुआ एक पक्षी नजर आता है, जिसका मतलब था कि जरूर आसपास जमीन है। फिर ये लोग देखते हैं कि इनके सामने वही आइलैंड है जिसके लिए उन्होंने इतना लंबा सफर तय किया था। अब इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन राफ्ट को किनारे तक ले जाना काफी मुश्किल था, क्योंकि इस राफ्ट के अंदर किसी भी तरह की स्टीयरिंग या फेंडर्स नहीं थे। फिर हरमन एक स्केच ड्रॉ करता है और समझाता है कि समुद्र में हर लहर तेर की साइकिल बनाती है और 13वीं लहर बाकी लहरों में सबसे ऊंची होती है। इसलिए जब हम चट्टानों के पास पहुंचेंगे तो एक लंगर से राफ्ट को रोक कर रखेंगे और जैसे ही 13वीं लहर आएगी तो हम रस्सी को फाड़ देंगे और राफ्ट उस बड़ी लहर के साथ किनारे तक पहुंच जाएगी। अब राफ्ट के ऊपर जितना भी भारी सामान था सभी को जोड़कर ये लोग एक लंगर तैयार करते हैं और उसके पानी में डालते ही राफ्ट एक जगह पर रुक जाती है। जिसके बाद हरमन लहरों की गिनती करना शुरू करता है, लेकिन 10वीं लहर आते ही लंगर की रस्सी टूट जाती है और राफ्ट बहुत ही तेजी के साथ बहना शुरू कर देती है। फिर सब लोग राफ्ट को बहुत ही मजबूती से पकड़ लेते हैं और लहरों के साथ बहते हुए सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाते हैं। इस यात्रा में किस्मत भी इनका खूब साथ देती है और दुनिया के लिए नामुमकिन लगने वाला ये सफर थॉर अपने 5 साथियों के साथ पूरा कर लेता है, जिसके बाद पोलिनेशिया के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया जाता है। फिर एंड में कुछ असली फुटेज भी दिखाई जाती है। साथ ही जिस राफ्ट से उन्होंने 8000 किमी का जो मुश्किल सफर तय किया था उसे आज भी म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है।